तो प्रेसिडेंट के बारे में आज समझेंगे। हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो, बट उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को क्लियर होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन ऐसे हैं विच आर काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो उसको कवर करेंगे आज, है ना। देखते हैं आप लोग को कितना जानकारी है उसके बारे में, है ना। तो नेशनल इमरजेंसी हम लोग ख़त्म कर चुके थे और उसके बाद अब प्रेसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कल मैंने थोड़ी बहुत बात करी तुम लोग से, है ना। तो जो कल बात करी थी उसको कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह पे आपके साथ आ जाऊंगा, है ना। ठीक है। सो देखो भाई, जो मैंने कल बताया था मैं एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपसे सवाल जवाब भी कर लेंगे थोड़े से। मैंने कल आपसे कहा कि जो आर्टिकल 52 है, 52 से लेकर 78 तक वो बात करता है आपका किसके बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं हमारे, ये वो लोग हैं जो देश में आपका बड़े बड़े पद संभालते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और सभी का अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट काम है हमारे संविधान के अंदर, है ना। सो हम इनको एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, इनको ब्रेक डाउन भी करेंगे। और कल हमने ये बात करी थी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या काम करता है, उसका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके का है। हल्का फुल्का आपको याद होगा, जितना भी याद है उतना भी ठीक है, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज आपको इसके ऊपर डेप्थ आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, और उसके बाद जो इनिशियल बेसिक होता है उसका, उसमें समस्या जो होंगी वो फॉर श्योर खत्म हो जाएंगी। ठीक है। सो चलिए एक एक करके समझते हैं, बात को आगे चलते हैं। मैंने कल बताया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो कैसे डील करते हैं। वो ऐसे डील करते हैं जैसे कि आपका वो सिंबल ऑफ यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, यानी हम सबको एक साथ जोड़ने के लिए अगर आप सिंबलाइज करें किसी को, तो वो कौन है आपके, वो आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, है ना। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ी हुई बात, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। हाँ भाई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं देखते हैं। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये समझा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलए भाग लेते हैं। हमने क्या समझा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। एमपी की वोट की पावर अलग तरह की होती है, एमएलए की वोट की पावर अलग तरह की होती है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये स्टैटिक वैल्यू है, ये डायनामिक नहीं है। एट प्रेजेंट डायनामिक नहीं है। क्यों डायनामिक नहीं है या क्यों इसमें मूवमेंट नहीं है, उसका सिंपल सा रीजन है यार, लोग चुने जा चुके हैं और संख्या आपको ऑलरेडी पता है। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है कोई, तो उसमें चेंज कैसे ला सकते हो। आपको पता है कि अगर किसी राज्य में कितने एमपी हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर मान लो इस तरीके से, तो एक सर्टेन वैल्यू ही आएगी। स्वाभाविक सी बात है, एक सर्टेन वैल्यू तो निकल के आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वैल्यू है वो कैसी है, वो वैल्यू स्टैटिक है। ठीक है। तो इसलिए जो एमपी की वोट की वैल्यू है, जो एमएलए की वोट की वैल्यू है, वो स्टैटिक रहती है जब आपका इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पर। उदाहरण के लिए जो कल समझाया था मैं एक बार उसे दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने क्लास ना करी हो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मेंबर्स। ठीक है। अब लोकसभा के राज्यसभा के मेंबर्स की अपनी एक गिनती है ना, उनकी गिनती है कि इतने लोग हैं इस बार। अगर इतने लोग हैं इस बार तो उनकी वैल्यूएशन को हमने ये समझा था कि जब हम एमपी की वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यू ऑफ एमपी वोट कैसे निकालते हैं, एनीवन, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी कैसे निकालते हैं, उसे कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला समझा था कि जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है सारे राज्यों के, यानी एमएलए के वोट की वैल्यू ऑल स्टेट से, कितनी, ऑल स्टेट से, अपॉन क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके सर्टेन ही वैल्यू रहेगी, है ना। देखो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब है,
मान लीजिए हमने क्या करा, हमने पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी एमएल निकाला। एमएलए का हम अभी समझेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा आ गया, डाटा कुछ ऐसा आता है 57042 ऐसी वैल्यू आती है निकल के। जब आप सॉल्व करते हैं उसको, ऐसी सी कुछ वैल्यू आती है, ठीक है। अब उस वैल्यू में हमने क्या करा, अपॉन में रखा कि हमारे पास कितने हैं अभी। मान लो एमपीज जो अभी इलेक्टेड है राज्यसभा लोकसभा में, वो कुल इतने हैं उदाहरण के लिए। तो डिवाइड कर दो, प्रत्येक एमपी की एक वोट की कितनी वैल्यू है ये आपके पास निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूले से हम निकालते हैं। वहीं पर अगर हम वैल्यू ऑफ एमएलए की बात करें, एमएलए की वैल्यू कैसे निकलती है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, है ना। ये तो हो गया एमपी का सिचुएशन। अब बात करते हैं एमएलए की सिचुएशन की। ये देखो, ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला है आपका एमएलए के लिए। इसको भी एक बार समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। मान लीजिए किसी राज्य की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी टोटल जो नंबर है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का, उसको उसके अपॉन में रख दिया। मान लो 400 मेंबर हैं। हम यूपी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने देखा कि भैया 22 करोड़ जनसंख्या है वहां की, 22 करोड़। आप 000 लगा लेना, 7 जीरो पीछे लगा दिया, है ना। और 7 जीरो 10⁻7 यहाँ लिख देते हैं। और अपॉन में कर दिया कि मान लो वहां पे 400 एमएलए हैं आपके। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही लेते हैं। कल मैंने बताया था कौन कौन लोगों को नहीं लिया जाता, एक बार और बता दूंगा किसको लिया जाता है किसको नहीं लिया जाता। मल्टीप्लाई किससे करा, 1/1000 से। अब ये जो भी वैल्यू आएगी ना, उसको यहाँ काट लेंगे, फिर ये 2 जीरो से और काट देंगे, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आ जाएगी एक, एक एमएलए के वोट की उस राज्य की। तो हर राज्य से एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आने वाली है, क्योंकि नंबर डिसाइडेड है, लोग चुने गए डिसाइडेड है, उतने ही हैं। तो हर राज्य से एक वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। फिर उस टोटल वैल्यू के हिसाब से आपका वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम चलता है ना। चलिए, ये तो हुई बात यहाँ पर इनकी। अब कौन लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं उसको भी समझते हैं। वोटिंग करने वाले आपके जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं, लोकसभा के सारे मेंबर्स, राज्यसभा के सारे मेंबर्स, सभी राज्यों के, और 2 यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमएलए हैं सब इसमें वोट कर सकते हैं। कौन करते हैं, एमपीज और एमएलए, सभी राज्यों के और 2 यूनियन टेरिटरीज के। और कौन नहीं करते हैं, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं करते इसमें, ठीक है। और आपका जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जितने भी नॉमिनेटेड यानी जिनको जनता ने नहीं चुना है, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा चुने गए हैं, जो डायरेक्ट तरीके से नॉमिनेट करके आए हैं कि भैया नॉमिनेशन से किसी को एंटर करा दिया गया है, तो कहीं पे भी नॉमिनेटेड मेंबर होगा उसको चुना नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट करते हैं ना, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, पहले लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, तो उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना। क्योंकि अगर दोबारा वही बंदा प्रेसिडेंट बन रहा है तो वो फिर क्या होंगे, प्रेसिडेंट का ही साइड लेंगे ना प्रेसिडेंट की। तो इसलिए उनका वोट की वैल्यू वहां नहीं रखते, उनको बाहर रखा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों का अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछो, फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा। वरना यहाँ से ना, कि ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी, मैं जस्ट एक रिकॉल करा रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अभी जिसके बाद आएगा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जी, है किसी के मन में कोई सवाल। हम्म, उसको उसका उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, देखो यार बात ऐसी है, अब वो भी तो एमएलए ही हैं, ओके। एक बात बताओ मुझे, किसी राज्य ने अपने यहाँ पे बाई कैमरल सिस्टम इंप्लीमेंट करवा रखा है, कैसा करवा रखा है, बाई कैमरल सिस्टम इंप्लीमेंट करा रखा है ना। तो उस राज्य की जो वैल्यूएशन है वो तो अपने आप बढ़ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई, काउंसिल भी एंटर कर गई, दो तरफा हो गया वहां तो मामला। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए ना उनको जगह नहीं दी गई है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो उनको जगह नहीं दी गई है इसमें। 6 जगह पर है ना, सब जगह तो नहीं है ऐसा।
बाइकैमरल सिस्टम सिर्फ 6 राज्यों में है अगर आप बात करो तो, इसीलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर हैं या नॉमिनेटेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको रखा नहीं जाता है। इसलिए ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाहर रखा जाता है इस चीज से, क्योंकि ये हर राज्य में नहीं है। आप ये सोच के देखो कि अगर 28 राज्य हैं फॉर एग्जाम्पल अभी के सिनेरियो में, आज की डेट में, तो उसमें से 6 में लगा हुआ है, 22 में नहीं लगा हुआ है, खिचड़ी नहीं पक जाएगी बहुत ज्यादा? फिर उसके लिए एक अलग से निकालो कुछ। तो इसलिए उनको उससे बाहर रखा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूरी स्टेट की वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना गया है ना, ऑलरेडी चुना गया है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एंटरिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इट। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो इसमें कि क्यों, क्या, किस लिए? क्योंकि अभी इसके बाद ना मामला और खिचड़ी पकेगी, देखते रहना तुम, क्योंकि जब हम इससे आगे जाएंगे ना तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा चीज का एकदम से। हाँ जी, किसी के मन में कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ? एमएलसी ही होते हैं, एमएलसी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एमएलए कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रोल उनका बस होता ही है, बस चल ही रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। तुम्हारी बात ज्यादा अच्छी है, मानते हैं, तुम्हारी टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, इतना जरूरी है। अब देखो यार, अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अब जो मुझे बात समझानी है वो थोड़ा सा ध्यान देकर समझना। बिकॉज अगर ये वाली बात अगर आपने ध्यान से नहीं समझी ना तो आपको आगे भी समझने में बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद समझाने वाला हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में। ठीक है, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो होता क्या है, जब इलेक्शन होता है आपको पता चल गया कि भैया ये लोग आपका वोट करने वाले हैं। अब आपके अगर दो कैंडिडेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दो कैंडिडेट इलेक्शन में भाग ले रहे हैं तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो ना हो, मान लो इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में एक जगह पर खड़े हुए अनमोल और एक जगह पर खुशी खड़ी हुई, लोगों ने वोट करा, वोट में फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों ने अनमोल को चुना 50% से ज्यादा। फर्स्ट प्रेफरेंस अनमोल था 50% से ज्यादा। ठीक है, 50% से ज्यादा, ये 50% से कम। फैसला हो गया, किसी को कोई टेंशन नहीं, तुरंत से अनमोल क्या बन गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिंपल चल रहा है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं यहाँ खड़े करता हूँ 4 जने, तकलीफ अब शुरू हुई, देखते रहना। अब मैंने यहाँ पर मान लीजिए 4 बंदे खड़े करे हैं। ठीक है, 4 बंदे, बंदा ए यहाँ पर, बंदा बी यहाँ पर, बंदा सी यहाँ पर, बंदा डी यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास 4 बंदे हैं। ठीक है, अब उन 4 बंदों को समझते हैं। मान लो ए यहाँ पर है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। ये 4 बंदे हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये चारों इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये क्या है अब समझ में आएगा। रिप्रेजेंट प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अब वोटिंग हुई तो वोटिंग में इसको मिले ए को, मान लो ए बहुत ही कमाल का था बंदा, उसको 40% वोट मिल गए ए को। इसे मान लो 18% मिल गए फॉर एग्जाम्पल, इसे 12% मिल गए, इसे 30% मिल गए। पूरा 100 पूरा कर लिया ना हमने? गलत तो नहीं है? बस समझने के लिए बस, है ना? ठीक है, अब ये सिनेरियो है, 50% पे तो कोई भी नहीं पहुंचा। अब किसे बनाओगे प्रेसिडेंट? 50% पे तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, है ना? अब किसे चुनोगे तुम? अब चुनाव करने के लिए ट्रांसफर होगा वोट का। कैसे होगा वोट का ट्रांसफर, वो समझना। अब जो यहाँ पर ये वाला बंदा है ना, सी, सी बंदे का कैंडिडेचर हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये लीस्ट प्रेफरेंस था। जब वोटिंग हुई तो नेताओं से ये कहा जाता है कि आप ये चुनिए कि आपकी पहली पसंद कौन सी है, दूसरी पसंद कौन सी है, तीसरी पसंद कौन सी है, चौथी पसंद कौन सी है। तो 40% लोगों ने कहा हमारी पहली पसंद ए है, 30% लोगों ने कहा हमारी पसंद डी है, 18% लोगों ने कहा हमारी पहली पसंद बी है, और आपका 12% लोगों ने कहा हमारी पहली पसंद सी है। 50% तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो रेस अभी चलती रहेगी। ये वाले आदमी में कैंडिडेट हो जाए कैंसिल, ये हो गया रेस से पूरी तरीके से बाहर। लेकिन इसके पास कितना परसेंट था? 12% था। इसके 12% को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे वोट करेंगे? मान लो उसके पास 12 वोट है 100 में से, ऐसे समझना है इसे। तो इसकी वैल्यू को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट किस पैमाने पे करोगे? अब आप ये देखोगे कि लोगों की दूसरी पसंद,
पहली पसंद के बाद जो सेकंड प्रेफरेंस रखी गई है उस पे कौन कितने प्रतिशत पे बैठा हुआ है, यानी कितने लोगों ने अपनी दूसरी पसंद के रूप में ए को चुना, कितने लोगों ने अपनी दूसरी पसंद के रूप में बी को चुना, कितने लोगों ने अपनी दूसरी पसंद के रूप में डी को चुना था। तो उस हिसाब से परसेंटेज वेरिएशन बटेगा। मान लो दूसरी पसंद के रूप में आपका 50% लोगों ने चुना था डी को, तो 6 यहाँ चले गए, ठीक है। और बाकी 25-25% ने इधर चुना था, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3 चला गया, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है। या इसे 4 या 3 कर लेते हैं, है ना। तो दूसरी पसंद के रूप में यहाँ 4 चले गए, यहाँ 2 चले गए, ऐसे बढ़ गया यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। शिफ्टिंग हो गई परसेंटेज की, ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब आप सिनेरियो देख रहे हो क्या हो रहा है, कितना क्रिटिकल सिचुएशन है कि ये यहाँ पर पहुंचा। अभी भी हमारे पास प्रेसिडेंट कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 50% तो हुआ ही नहीं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसका कैंडिडेचर भी कैंसिल होगा, सी का भी, और उसके जो वोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके बटेंगे किन किन लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में, एज पर द थर्ड, कि तीसरे नंबर पर लोगों की क्या चॉइस थी, लोगों को लेके, तो उसके हिसाब से आपका ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो ये इसका 18% और इसका 18% यहाँ बटेगा, जो ऊपर चला जाएगा इसमें से 50% से ऊपर, वो आपका जीत जाएगा। ये है इसका होल सोल सिनेरियो जो आपको समझना है, कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब होता क्या है, कि अगर इतने मेंबर आ जाएं तब क्या होता है, समझ रहे हो जी। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो या चीज़ों को आप ना समझ पाए हो तो बताओ, फिर मैं थोड़ा क्लियरिटी लेके आऊँ इसके ऊपर ना आप लोगों के लिए। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो, एनीवन। आवाज आ रही है मेरी? अरे कम ही होते हैं यार खड़े, लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है, मतलब खड़े तो 5 6 7 8 भी वो लोग हो सकते हैं, पर लोग अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। देखो सिंपल सी बात है, लोग क्यों बेइज्जती कराएंगे अपनी, समझो ना इस बात को। खड़े होंगे तो लोग समझ जाएंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन छोटा मोटा इलेक्शन तो है नहीं कि उसके लिए वो बंदा खड़ा हो गया था, ठीक है। और नॉमिनेट करा था ना, पार्टी के पास होते हैं अपने कि हमारा हमारी तरफ से, और ये सब पार्टीज वो करती हैं, मतलब आप एक्चुअल में समझो इस बात को, पार्टीज का बैकअप होता है। देश में 2 ही पार्टियां हैं सबसे ताकतवर, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस कहता है हमारी तरफ से तो ये है, बीजेपी कहता है हमारी तरफ से ये है। कांग्रेस को भी पता है अच्छे से कि कैंडिडेट खड़ा करने का कोई समझदारी नहीं है, जीतेगा नहीं वो कहीं भी। क्यों नहीं जीतेगा, बीजेपी का क्यों जीतेगा, सबको पता है बीजेपी का जीतने वाला है। सिंपल सा रीजन है कि भाई बीजेपी का बंदा है तो सारे के सारे बीजेपी के जो एमपी हैं वो उसको वोट करने वाले हैं, और एमपी की वोट की ताकत बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहला तो वो रीजन हो गया। फिर उसके बाद बीजेपी की बहुत सारी, आपका 18 स्टेट थी एक टाइम पर, उनमें बीजेपी की सत्ता थी, तो वहां के सारे एमएलए भी बीजेपी को वोट करने वाले हैं, वो भी मेजोरिटी में ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एक तरफा जीत है वहां पर, दूसरे का तो रोल ही नहीं आएगा बीच में, क्योंकि पार्टी के खिलाफ जाके आप वोट नहीं कर सकता ना कोई भी बंदा। तो इसीलिए कैंडिडेचर के लिए खड़ा करना किसी को, सामने वाले को, तो मूर्खता है। और दूसरी इसमें एक और भी बात है कि यार जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा प्रभुत्व वाले होते हैं, तो कोई भी प्रभुत्व वाला बंदा अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहेगा, वो खड़ा ही नहीं होगा, वो साइन ही नहीं करेगा कि क्यों खड़ा हूं मैं भाई प्रेसिडेंट के लिए, है ना। सो अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो ये सब चीजें आपका जरूरी है। अगर इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ के उसको क्लियर कर लो साथ के साथ। अब अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है इन चीजों से जुड़े हुए, है ना, तो सारे डाउट को समाधान करने के लिए आपका कौन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा इसमें फाइनल होगा, अगर किसी को दिक्कत आती है इस केस में तो। समझ रहे हो, अगर कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई प्रेसिडेंट के चुनाव में या ऐसा कुछ, तो भाई किसके पास सारी पावर है यहाँ पर, आपके प्रेसिडेंट साहब को। अगर आपका बताना है कि सही गलत या सब कुछ, वो सारी पावर आपका
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। और आपकी बात कल सही थी बिल्कुल, अच्छा है, मेरा भी डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे को उस सैलरी वाला दिमाग में बैठा हुआ था। जो सैलरी वाला सिनेरियो है ना, वो मेरे दिमाग में था। तो ऑर्डर ऑफ जो प्रेसिडेंट्स है उसमें मामला बिल्कुल सही था। हाँ, मुझे 5वां नंबर का पक्का याद था कि 5वें नंबर पे तो भाई आपके जो प्रेसिडेंट हट जाते हैं वो बैठते हैं, वो मेरे दिमाग में ठीक ठाक याद था। शुरुआत वाले 3 भी ठीक ठाक याद थे। बट ये वाला सिनेरियो थोड़ा अच्छा है कि सीजीआई जो है वो गवर्नर से भी नीचे लगाए हुए हैं प्रेसिडेंट्स के ऑर्डर में। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। हाँ। नहीं, वो जो मैंने भेजा है वो तो गवर्नमेंट की साइट से ही है, ठीक है। वो प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसमें एक अजीब बात है। हाँ, मैं खुद मानता हूँ इस बात को। मेरे हिसाब से भी देखो यार, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और आप जुडिशरी के सबसे बड़े आदमी को कैसे नीचे रख रहे हो गवर्नर के? ये थोड़ा सा मतलब ऑड है सिचुएशन। जो प्रेसिडेंट्स रखा हुआ है ना यहाँ पर, उनको उससे नीचे नहीं रखा जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको या तो गवर्नर के समतुल्य लेके आओ, या उनसे ऊपर रखो। और ज्यादा अच्छा है कि उनसे ऊपर ही रखो, क्योंकि वो एक राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्यपाल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे जुडिशरी सिस्टम के हेड हैं भारत में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे भी गलत लगता है। ये बनाया हुआ है, ऊपर नीचे तय पहले से बनाया हुआ, उसी को लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाए उस केस में, तो कहाँ पे जाएगा मामला? आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। डिस्प्यूट आपका सुप्रीम कोर्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जो फैसला लेगा वो होगा। ये बैलेट सिस्टम होता है इसमें, यानी पर्चियां डलती हैं इसमें, पर्चियों के हिसाब से आपका फैसला लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है इसका भी। क्रिटिसिज्म तो होता ही है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो तरीका ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, सभी लोग वोट करें, भारत की पूरी जनता वोट करे। तो इसके ऊपर बात ये कही जाती है कि अगर भारत की पूरी जनता वोट करने बैठ गई तो कितना ज्यादा खर्चा आएगा। तो भारत की जनता ने ऑलरेडी अपने प्रतिनिधि चुने हैं, तो उन्हें वोट करना चाहिए। इस पे ये तर्क दिया जाता है। तर्क समझ रहे हो कि इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा अगर पूरा पूरा मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए सारे लोगों को इन्वॉल्व करोगे आप, तो कितना मैकेनिज्म खर्च करना पड़ेगा, भारत में कितना पैसा खर्च होगा, करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा भारत जैसे देश में। तो वो ठीक नहीं है। लोगों ने अपने लिए लोग चुन रखे हैं, तो उनके द्वारा ही आपका चुना जाए। और वैसे भी ये तो सिंबॉलिक हेड है, सारा काम मशीनरी तो आपका यूनियन मिनिस्ट्री करती है, मेन काम तो, है ना। सो व्हाई नॉट, ये भी समझने वाली बात है। सो इस तरह के इसके बारे में बातें कही गई हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि एलिजिबिलिटी कैसे होती है। देखो इन कुछ सवालों को समझे हैं। कोई भी व्यक्ति हो तो भारत का सिटीजन होना चाहिए अगर उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो। और आपको पता है नागरिकता कैसे ली जाती है, या मैं नागरिकता के चैप्टर में पढ़ा हुआ, और आपने उस पर आंसर राइटिंग भी कर रखी है। तो आपको नागरिकता के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। 35 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, तो तुम में से कोई भी प्रेसिडेंट भी बन नहीं सकता, ठीक है। मैं भी नहीं बन सकता, दुख है मुझे। ठीक है, तो 35 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। जो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक होनी ही चाहिए। और आप जब आप इलेक्शन वगैरह में एंटर करेंगे तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल अथॉरिटीज में, ना ही किसी पब्लिक अथॉरिटी में, ठीक है। बात समझ रहे हो? अच्छा, ये भी सवाल बड़ा सही जरूरी है। हाँ, मैं देखूं इस पे तुम्हें क्लियरिटी कितनी है। हाँ भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अगर आप डेफिनेशन पे उतर के आओ, तो सिंपल सी इसके नाम में ही सारी कहानी छुपी है। एक ऑफिस है मान लीजिए, जहां से कुछ बेनिफिट या प्रॉफिट या फाइनेंशियल पैसा जनरेट होता है जो आपको मिल रहा है। आप ऐसे किसी पद पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी उस पे हुए तो आप इन्फ्लुएंस कर दोगे उसे। समझ रहे हो सिचुएशन को? तो इसीलिए आप कोई भी पद होल्ड नहीं करोगे अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन या उसमें रहना है तो, ठीक है। तो आप ये सब चीजें औरों पे भी लागू होती हैं, वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी लागू होती है, औरों पे भी लागू होती है, कि आप कहीं पर क्या नहीं होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट में, ना ही लोकल गवर्नमेंट में, ना ही किसी बॉडी में आपका कोई वो नहीं होना चाहिए,
है ना। वो सिनेरियो सही भी है भाई, सही बात है, वरना आप इन्फ्लुएंस करोगे अगर इतने बड़े पद पे पहुंच गए तो अपने हिसाब से फायदा पहुंचाओ खुद को। एक नेक्स्ट बात समझते हैं इसमें, ठीक है। अब यह है पैसों से जुड़ा हुआ बात कि जब आप प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो कितना कितना पैसा है और कैसे कैसे पैसा। देखो जी, होता क्या है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो 15,000 रुपये करी जाती है, तो ये आपका जब्त भी हो सकती है। ये जब्त भी हो सकती है। अगर आपको वोट नहीं पड़े ना, 1/6 तो जब्त हो जाएगी आपका। कहते हैं ना पैसा जब्त हो जाना। तो 15,000 चल रही है आजकल, ठीक है। और इसलिए रखी जाती है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट एंटर ना करे, पर 15,000 उनके लिए क्या बड़ी बात है, जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा होगा। और आपका इसमें समझने वाली बात यह है कि आपका, अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है हमारी। शायद, कौन इस बात पे कंफर्म है कि 5 लाख ही है। 100%। और वाइस प्रेसिडेंट की कितनी है। बिल्कुल सही बात है, 4 लाख उनकी है, 5 लाख उनकी है। ठीक है, बिल्कुल सही याद है आप लोगों को। अच्छा, ये सैलरी किसकी है। सीएम की सैलरी है ये। ये पीएम की है, अच्छा सीएम की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितनी है फिर, अगर ये तुम पीएम की बता रहे हो तो। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन अब होने लगा है दो पोर्शन के बाद। यानी प्रेसिडेंट की आपने बिल्कुल बेहतरीन बताई, वाइस प्रेसिडेंट की आपने बिल्कुल गजब बताई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां तक है ये नंबर भी याद है कि 5 लाख से शुरू हो रहा है, 5 लाख के बाद फिर 4 लाख आ रहा है, 4 लाख के बाद फिर 2,80,000 आ रहा है, फिर उसके बाद 2.5 लाख आ रहा है, फिर उसके बाद 2,25,000 आ रहा है। आपको ठीक याद है कि पर मंथ की सैलरी के हिसाब से आपको सही सही याद है, बट थोड़ा सा किसको क्या मिल रहा है इसको देख लेना। बदलाव कुछ टाइम पहले हुआ तो सवाल ज्यादा बनेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा हो रहा है अभी आपने समझा, इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। क्या बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। क्योंकि आम नागरिक सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। ये बात याद रखनी है। ये पूछ रहे हैं कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी आपकी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, तो दिल्ली और पुडुचेरी इन्वॉल्व होता है इसमें बस। ठीक है। अगर आपसे कह दें कि आपका इसमें कौन सा तरीका इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट बैलेट सिस्टम, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफर वोट, तो इसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। दो तरह के चीज इसमें होती हैं, और जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि प्रोपोर्शन में कैसे बांटते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है कि एक वोट की वैल्यू कितनी है आपकी, है ना। तो वो सारी कहानियां भी बताई थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आप लोगों ने नंबरिंग याद कर ली कि कौन सा प्रेसिडेंट कब बना था, याद है ना, बढ़िया करके पूछ लो तो बता दोगे। कल कहा था ना याद करने के लिए। चलो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी ओथ पे आ जाते हैं। देखो, प्रेसिडेंट को भी ओथ लेनी है, तो प्रेसिडेंट किससे ओथ लेता है भाई। प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेता है। किससे लेता है ओथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं प्रेसिडेंट को ओथ, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ भी दिला रहे हैं आपका प्रेसिडेंट को। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखें, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं वहां पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या हो गई है, मान लो डेथ हो गई, सडनली हार्ट अटैक आ गया, अब कौन है ना। तो उनकी अब्सेंस में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाएगा प्रेसिडेंट को शपथ, ठीक है। बात समझ रहे हो। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, पीएम को प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट। तो सबको शपथ दिलाने का बाकी काम किसका है, प्रेसिडेंट का ही है। ठीक है, इतनी बात। चलिए एक नेक्स्ट बात समझते हैं अब इसके बारे में। ये तो आपका कहानी हो गई, इसको छोड़ देते हैं साइड में, है ना। ये कुछ लोग हो गए जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं आपके, है ना।
राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज शेयर दे रखा है, ठीक है, कि कितना आपका वोट सिक्योर था और कैसे कैसे था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा से, ठीक है, कब तक रहे, कैसे रहे, ठीक है। फिर आपका राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, इनके बारे में ये सब बातें, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखूँ ना, तो उसमें कुछ बातें समझने वाली है। देखो लेटेस्ट वाला भी इसमें ऐड हो गया इस वाली किताब में ना, जो आपका 6th एडिशन आया है लक्ष्मीकांत का, इसमें ये एडेड है। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो ये रामनाथ कोविंद जी इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है। मीरा कुमार हारी थी कांग्रेस वाली। अब देखो, हमें इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई, जो पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम अभी हमने पढ़ा ऊपर से, है ना। कौन से वो प्रेसिडेंट थे जो अपने कार्यकाल में जिनकी डेथ हो गई थी, मरे थे सबसे पहले? उनका नाम था, हाँ, जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही बात है, जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी वही थे, है ना। देखो, हाँ, एक और मरे हैं, फरुखुद्दीन अली अहमद भी मरे थे। फरुखुद्दीन अली अहमद की भी डेथ आपका ऑफिस में ही हुई थी, ठीक है। बीच में एक्टिंग भी आए, यानी कि जस्ट एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। जैसे बीबी गिरी बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, और एक और बने थे वही, बीडी जती, बीडी जती, हाँ। 3 बने हैं। बाकी इसमें क्या होता है, देखो, टेन्योर एक अलग चीज होती है, समझ लेना, टेन्योर एक अलग चीज होती है, इंडिविजुअल एक अलग चीज चलती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपका राजेंद्र प्रसाद हैं, तो राजेंद्र प्रसाद कितनी बार प्रेसिडेंट रहे, अगर आप वैसे उनको समझो तो राजेंद्र प्रसाद का जो टेन्योर है वो 3 बारी का है एक्चुअल में, अगर देखा जाए, आप उसको ध्यान से अगर समझोगे तो 3 बारी का है वो, ठीक है। 3 बारी का कैसे है? पहली बार वो बने थे तो आपका 1950 से लेकर आपका 52 तक, जब तक प्रेसिडेंट के लिए कोई आया नहीं तब तक वही रहे। फिर नेक्स्ट टाइम 52 में आपका ये दिख रहा है आपको सामने आपके, कि 52 से 57 तक, 57 से 62 तक, तो जो उनके टेन्योर रहे हैं वो 3 बारी के रहे हैं। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने 3 बार कार्यकाल रहा है उनका। और इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी में बात करोगे तो एक व्यक्ति, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बना हुआ है लगातार, तो वो राजेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति हो गए। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करोगे तो आपका वो चौथे नंबर के, यानी टेन्योर उनका 4th नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करोगे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअली वो दूसरे हो गए। जाकिर हुसैन जो मर गए थे पहले, वो 5वें हैं टेन्योर के हिसाब से, और इंडिविजुअल ऑर्डर के हिसाब से वो तीसरे हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग लंबे समय तक भी रहे ना, ठीक है। और कोई इनके अलावा रहा है तो याद हो आपको? मुझे तो क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसा याद नहीं है जो 5 साल से ज्यादा रहा हो। यही थे बस, जो इतना लंबा समय, मतलब प्रॉपर एक समय इन्होंने बिताया है। बाकी सबका तो वही 5-5 साल का चलता है भारत में, है ना। तो ये टेन्योर का फर्क है, और किसका फर्क है, इंडिविजुअल ऑर्डर का फर्क है। ये बात समझने वाली थी, मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफिस की, इसको समझना जरूरी है। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप किसी स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं हो सकते, आप किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर आपको प्रेसिडेंट चुन लिया गया है तो आपको वहां से सीट छोड़नी ही पड़ेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कहानी मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूँ। राष्ट्रपति भवन आपको रहने के लिए मिलेगा। राष्ट्रपति भवन जहां पर आपको रहने के लिए मिलेगा, वो राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस, वो किस हिल के ऊपर बना हुआ है? जो प्रेसिडेंट हाउस है वो किस पहाड़ के ऊपर है? रायसीना हिल बोला जाता, ठीक है, रायसीना हिल बोला जाता है। जिसको नहीं पता याद रखना, प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है रायसीना हिल पर। अभी प्रेसिडेंट हाउस के ठीक सामने जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उस पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सेंट्रल विस्ता। क्या नाम है? सेंट्रल विस्ता, ठीक है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने सुना है? कितनी लागत बनेगा? कितनी लागत से बन रहा है? क्या कोविड के टाइम पे ये बनाना सही है, गलत है? जी। और किसी का इसमें कोई अपना विचार हो कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में?
ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। भाई आपने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, और लीडरशिप की क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती, और लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें पीएम पीएम आवास बन रहा है, इसमें आपका जो हमारी सदन है, त्रिकोण सदन है, वो बन रहा है। ठीक है, तो लोगों की एक अजीब सी मानसिकता है, उसको लेके लोगों ने ये चीज डाली, अभी डाली थी कुछ टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर प्ली डाली। कुछ लोगों ने बोला भी, इसको हरदीप सिंह पुरी आए थे बताने के लिए उसके अगेंस्ट। हरदीप सिंह पुरी आपको शायद पता होंगे कौन है, ठीक है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, एविएशन वाले। तो उन्होंने उसको खंडन करा कि पुराने जो आईएएस ऑफिसर हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ ही डाली है प्ली कि ये बीजेपी वाले इसलिए बना रहे हैं। तर्क सुनना तुम, तर्क कितना खतरनाक था, कि इसलिए बना रहे हैं ये लोग क्योंकि जो कोले वाली आपकी हमारा सदन है, वो आपका उनके हिसाब से सही नहीं है, यानी उन्हें सूट नहीं कर रहा। तुम मतलब तर्क देख रहे हो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिया भाई साहब। तो उनको लताड़ लगाई गई बढ़िया करके, कि मतलब ये क्या निरर्थक सी बात कह रहे हो कि बीजेपी को आपका जो पुरानी हमारी सदन है वो सूट नहीं कर रहे उनको। ठीक है, क्योंकि शेप राउंड है या जो है, मतलब उनके तर्क देखो, सोचो 40-40 साल उन्होंने जॉब कर रखी है आईएएस ऑफिसर होगी। उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा? स्वाभाविक सी बात है, उनको कहीं ना कहीं से पैसे दिए गए होंगे पार्टीज के द्वारा कि आप यहाँ पर सब लोग साइन करके इसको भेज दें आगे, ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। भाई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में अकेले सिर्फ और सिर्फ आपके ये लोग नहीं बैठेंगे, यानी कि जो मंत्री हैं ये सब नहीं है अकेले उसके अंदर। उसके अंदर बहुत सारे नए कार्यालय बनाए जाएंगे। अगर कोई आपने सेंट्रल सेक्रेटरीट कभी नहीं गया है तो जरूर जाना। उसके लिए अलग से मेट्रो का एक पोर्शन आता है। जब मेट्रो रुकती है दिल्ली में तो सेंट्रल सेक्रेटरीट आता है, सेंट्रल सेक्रेटरीट पे उतरोगे तो चारों तरफ आपको ऑफिस ऑफिस दे देंगे। पूरे भारत के जितने भी मंत्रालय हैं उनके अलग अलग से ऑफिस हैं, आप बाइक लेके उन पे घूमना है, देखना उनको, सबके बाहर बोर्ड लगे हुए बड़े बड़े। उन मंत्रालयों में जगह इतनी ठसा है कि उनके पास अब जगह नहीं है बैठाने के लिए लोगों को। वो इतने छोटे पड़ चुके हैं, वो इतने पुराने हैं। ठीक है, यानी कि जहां से पूरा भारत रन हो रहा है एक तरीके से सेंटर से, उसके पास अपने लोगों को बिठाने के लिए जगह ही नहीं बची है, काम करने के लिए कार्यालय नहीं है प्रॉपर। और रेंट भी अगर लेंगे तो रेंट, दिल्ली में रेंट तुम्हें पता है कितना बड़ा पड़ता है? बहुत महंगा पड़ता है। अगर अगर प्राइवेट जगह कोई लीज पे उठाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा इन लोगों को, लाखों करोड़ों का रेंट पड़ेगा इनको। ठीक है, इतने सारे लोगों वहां पर डालने के लिए। आप मान लो नए लोगों को बैठा रहे हो या नए लोगों की पोस्टिंग करा रहे हो, कहाँ बिठाओगे उन्हें? जमीन पे बिठाओगे क्या, जब जगह ही नहीं आपके पास? सो वहाँ का सारा इलाका बहुत पहले से ही छोटा पड़ चुका है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी जना की रिपोर्ट के हिसाब से 2012 में कांग्रेस के टाइम पे ही ये चीज पास हुई थी। सोचो कांग्रेस के टाइम पे पास हुई हुई चीज है ये, कि बनाने की इसे बहुत जरूरत है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद 26 में लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो एमपी को कहाँ बिठाओगे? एक दूसरे की गोद में बिठा दोगे क्या? और वो भूकंप से गिर सकते हैं इमारत, और जिसमें से कि 20,000 करोड़ में सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे उस पर, बाकी और चीजों में खर्च होंगे। बहुत सारी चीजें हैं बनेंगी जो वहां पर, एक चीज नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको हाईलाइट करा जा रहा है बिना बात के। ठीक है, और ये देश की जरूरत है इस टाइम पर। और हर हर जगह में यार पैसा अच्छा खासा खर्च करा जा रहा है, कहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा? राशन में पैसा खर्च कर, हर चीज में पैसा खर्च कर रही है यार सरकार, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। बट लोगों के पास हर चीज को करने के वो हैं, कहते हैं ना। और दिक्कत ये है कि लोग ना पूरी चीज पढ़ते नहीं है बैठ के, इसलिए ना जो आसपास प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं उनमें लोग फंस जाते हैं। बट कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन। आपको क्या पढ़ना है उसमें? हाँ, आपको ये पढ़ना है कि आपका जो राष्ट्रपति या जो भी आपका भवन में बनेंगे, या जितनी भी चीजें हैं, इनसे जुड़ी हुई ना माइन्यूट बातें हैं आपका डिटेलिंग में, यानी कि इस वाले सदन को क्या बोलेंगे, उसकी थीम कैसी होगी, उसमें लोग कितनी कैपेसिटी के होंगे, वो सब चीजें आपको पढ़नी है, कौन कंपनी उसको बनाएगी। ये सब बातें आपको पढ़नी है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, तो थोड़ा बहुत जरूर देखना है ना। ये थोड़ी देर पहले हमने अभी बात करी थी 5 लाख सैलरी की, देखो यहाँ पर आ गई, है ना। चलिए, ओके। तो कंडीशन की बात कर रहे थे, अलाउंसेस की बात हो गई, पैसों की बात हो गई। अब इम्पीचमेंट की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो हटाने का तरीका क्या है ना। अब प्रेसिडेंट को अगर अपनी पोस्ट से हटाना है तो एक चीज होती है कि आपका इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है,
और अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको दे दो, वाइस प्रेसिडेंट को दे दो। 5 साल का कार्यकाल है, रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को दे दो। ठीक है। अब इम्पीचमेंट के बारे में भी अभी आता हूँ, उससे पहले कार्यकाल देख लेते हैं यूएस वाले का। यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल आपका 4 साल का होता है। रशिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। यूएस में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। क्या नहीं बन सकता? 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात समझ लेनी है आपने। 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, यानी 8 साल से ऊपर कोई प्रेसिडेंट कभी रहेगा ही नहीं वहां पे। ये उनके कानून में लिखा हुआ है। वहीं पर रशियन कानून में ये था कि 2 बार लगातार के बाद नहीं बन सकता, यानी 12 साल लगातार अगर कोई है अब नहीं बन पाएगा। इसमें उन्होंने बदलाव कर दिया। ये हो गई इसकी बात, टर्म कंडीशन की बात, कि कितने समय तक। इसके बाद अगली बात समझने वाली है इम्पीचमेंट, यानी अगर उसको हटाना है प्रेसिडेंट को। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं भारत में, क्योंकि कभी भी किसी दागदार आदमी को चुना ही नहीं है। अगर प्रेसिडेंट आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दे, यानी कि संविधान के अगेंस्ट चला जाए, वायलेट कर दे कॉन्स्टिट्यूशन को। और आपको कमाल की बात बताऊं, इस फ्रेज के बारे में संविधान में कुछ बताया नहीं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह किसे रहे हो। कौन बताएगा फिर? स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगा भाई, कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्योंकि आज तक तो भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट चल गया हो, किसी ने अपना संविधान को तोड़ दिया हो, फायदा लिया हो या गलत करा हो। ठीक है। अब इम्पीच अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, उसका बेसिक तरीका क्या है। आप किसी भी सदन में 1/4 मेंबर से साइन करवा लीजिए कि हमें इम्पीच कराना है प्रेसिडेंट को, उन्होंने गलत करा है। वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। नोटिस में 14 दिन में आपका वो चीज तब शुरू होगी, 14 दिन पहले आपको मिल जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट को मिल जाएगा। अब वो शुरू कब होगा इम्पीचमेंट की प्रोसेस? अगर उस हाउस के मेंबर 2/3 उस चीज पे हामी भर दे कि हाँ ये चीज चलानी है, और दूसरे हाउस को भी वो भेजी जाए और वहां पर भी ये चीज इन्वेस्टिगेट करने के बाद हाँ हो जाए कि हाँ ये चीज करनी है। दोनों हाउस कहते हैं हाँ भैया ये बात तो होनी है, ये तो बात बिल्कुल सही है, जो ये चीज चलाई जा रही है ना इनके खिलाफ, ये बिल्कुल सही है। इतने ज्यादा मतलब आपको मेजोरिटी की जरूरत है किसके लिए? इनको इम्पीचमेंट चलाने के लिए, मतलब साबित करने के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं। तो आपका उनके खिलाफ आपका क्या चल गया है? इस वाले हाउस के भी 2/3 लोगों ने कह दिया हाँ जी गलत है, उधर वाले हाउस के भी 2/3 लोगों ने कह दिया हाँ जी गलत है। अब एक रेजोल्यूशन पास होगा कि भैया इन्होंने तो बेईमानी करी है। तो बेईमानी के केस में क्या होगा कि क्वासी जुडिशियल की बात आएगी। हाँ जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुनना एक बार बिल्कुल, ठीक है। देखो सिनेरियो ये है कि पहला सदन है, मान लीजिए लोकसभा में इनिशिएट करा, राज्यसभा में कर सकते हैं। राज्यसभा के 1/4 लोगों ने कहा कि महाभियोग चलाया जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी ऐसा करेगी नहीं, वैसे मूर्खतापूर्ण काम है। ठीक है। अब 14 दिन पहले का आपका प्रेसिडेंट के पास नोटिस आएगा, प्रेसिडेंट साहब वहां पर होंगे, यानी आपका इम्पीचमेंट जो रिजोल्यूशन है पास कराना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से किसी भी एक हाउस में पास हो गया वो। फिर वो इन्वेस्टिगेशन जो चार्जेस हैं उनको देखा जाएगा, यानी वो एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करना शुरू कर देगा हमारा जो पार्लियामेंट है। और आप पूरा जुडिशियल नहीं कह सकते, इसलिए उसको बोला जाता है जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो क्वासी जुडिशियल है, यानी पूरी तरीके से जुडिशियल की तरह काम नहीं कर रही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब दूसरे हाउस में पहुंचा वो, ठीक है, तो वहां पर भी उतनी ही मेजोरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबरशिप के। अगर वो पास हो गया यहाँ से, ठीक है, तो आपका वहां पर आपका क्या हो जाएगा, मामला पास हो गया कि भैया इन्होंने गलत करा है। ठीक है। ऐसा आज तक भारत में हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं जहां तक है, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा चुना नहीं गया आज तक जो इस तरह का। हमारे प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? जिनका नाम है अपने आप में, एपीजे अब्दुल कलाम। लोग जब वो आते हैं ना, मतलब जब वो एंटर करते थे भाई साहब कहीं पर भी, लोग अपने आप दूर दूर तक लोग खड़े हो जाते थे उन्हें देखने के लिए कि एपीजे अब्दुल कलाम आ रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आ रहे हैं। मतलब एक पर्सोना ही ऐसा था। उन लोगों को चुना जाता है हमारे यहाँ। जो अभी हैं रामनाथ कोविंद, उनका भी पर्सोना ऐसा था कि वो बेदाग आदमी थे। प्रणब मुखर्जी बेदाग आदमी, मतलब लोग ही ऐसे चुने गए हैं जिनका आज तक का कार्यकाल बहुत ही मतलब अच्छा रहा है। उनकी बुराई करने वाला नहीं है कोई, ना इधर बुराई है ना उधर कोई बुराई करने वाला है। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ चुना गया है, और फ्यूचर में भी यही रहेगा कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो सब लोगों को साथ लेके चलते, है ना। सो इसलिए ये प्रोसेस है उनको हटाने का। और
ये मेरे ख्याल से हल्का फुल्का आपको समझ में आएगा कि प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलती कैसे है। अभी किसी का कुछ मन है पूछने का? पूछा। बिल्कुल। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें अपीयर भी हो सकता है। ठीक है, कि अपना जो प्रेसिडेंट है उनको राइट है अपीयर होने का वहां पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा राइट टू अपीयर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अब वो क्या चल रहा है, कोर्ट की प्रोसेसिंग चल रही है। वहां पर जो सबूत हैं उनकी जांच पड़ताल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाया गया कि ये गलत है, पाया गया ये गलत है, तो उस केस में होगा। और अभी कमाल की बात बताऊं तो मैं, अभी आज तक ना कभी भी ये चीज शुरू नहीं हुई है। ये चीज आज तक कभी इनिशिएट नहीं करी गई है। अगर इनिशिएट नहीं करी गई है ना, तो इस वाली टर्म को कौन डिफाइन करेगा, ये भी कमाल की बात है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, देखने वाला मुद्दा है। क्योंकि ये कहीं लिखा तो है नहीं संविधान के अंदर। समझ रहे हो बात को? ये अब देखने वाला मुद्दा है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, वैसे मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि चोर तो पार्लियामेंट में बसते हैं। ठीक है। चलिए, अभी बस इतना ही करेंगे इस क्लास में, है ना? बाकी बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है मन में, कुछ पूछना हो? 15,000 वाली बात थी। 50-50 लिखा था कुछ। सैलरी की बात कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, जमानत, ये जमानत की बात कर रहे हैं, क्या नाम, अनमोल, अंकित, ये जमानत की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कि जैसे मान लो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं इलेक्शन के, तो आपका 50 इलेक्टोरेट एज अ प्रपोजर चाहिए पहले के लिए। इसका मतलब ये है कि जो उनका नाम प्रपोज करेंगे कम से कम 50 बंदे होने चाहिए। एमपी चाहिए 50। 50 तो दूसरे वाले के लिए भी चाहिए जो उसको प्रपोज करने आए। इसलिए आपको दो ही जने खड़े दिखाई देंगे, और कभी कभी तो कोई खड़ा ही नहीं होता है। अनअपोज चुने जाने वाले जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। वो अनअपोज चुने गए थे। ठीक है, बाकी तो निर्विरोध चुने गए थे, बाकी सबके अगेंस्ट खड़े करे गए हैं। और फायदा तो हुआ नहीं खड़े करने का, क्योंकि अच्छा, हाँ, इसमें से एक मुझे पॉइंट आपका याद रखना है आप लोगों ने, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज से आज तक जीतने वाले, एक तो अनअपोज्ड है, वो वाला याद रखना, वो राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ठीक है, दूसरा आपका हुआ था, मतलब दूसरी बारी जो उनका आया था ना 57 से 62 वाला, तो मैक्सिमम परसेंटेज है उनकी। देख लेना बैठ के, मैक्सिमम, आज तक का हाईएस्ट परसेंटेज मिला हुआ है उनको। ठीक है। चलिए, बस इतना ही रखेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच।